नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों एचटेट पीजीटी मैथ्स में हमारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज चली हुई थी और आज जो है वो हमारी 5th वीडियो है और आज इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और इस वीडियो के नोट्स जो रहेंगे वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगी। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। रोमिका भार्गव आप सर्च करना टेलीग्राम पर तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, तो वो जो है वो आप ज्वाइन कर लेना। उस ग्रुप के अंदर जो है वो आपको इस वीडियो के जो नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया गया है। तो देखिए हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सोल्व द फॉलोइंग dy by dx माइनस में y इक्वल्स टू में 1 और साथ में हमें कंडीशन दे रखी है कि जब हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो y इक्वल्स टू आपके पास -1 आएगा। क्लियर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, मैं इसको छोटा कर लेती हूँ। तो देखिए हमें यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है, हमारे पास है dy by dx माइनस में y इक्वल्स टू में 1। तो देखिए ये जो y माइनस का है उससे लेके जाऊंगी तो ये प्लस का बन जाएगा, तो dy by dx इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 1 प्लस में y। अब देखिए ये जो y की टर्म है इसको मैं यहाँ पर dy के साथ रखूंगी और dx को उस साइड लेके जाऊंगी, तो मेरे पास ये क्या बनेगा, dy अपॉन में 1 प्लस में y, ये इस साइड आ जाएगा इक्वल्स टू में dx हो जाएगा। क्लियर है। अब जो है वो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, तो मैं यहाँ पर जो है वो इंटीग्रेशन का साइन यहीं पर लगा देती हूँ, तो हम यहाँ पर दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए आपको पता है कि जो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपके पास log x होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या है, आपके पास 1 प्लस y है, तो आपके पास ये इंटीग्रेशन बन जाएगा log ऑफ 1 प्लस में y इक्वल्स टू में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस में c हम कांस्टेंट लगाते हैं जब हम इंटीग्रेशन करते हैं। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 प्लस में y इक्वल्स टू में ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो है वो आपका आ जाएगा। क्लियर है। तो 1 प्लस y जो है वो इक्वल आ जाएगा e रेज़ द पावर x प्लस में c। अब देखिए यहाँ पर जो है वो पावर आपकी ऐड है तो इनको मैं सेपरेट कर सकती हूँ, तो मैं इसको लिख सकती हूँ e रेज़ द पावर x मल्टीप्लीकेशन में e रेज़ द पावर c, और ये जो है वो आपका एक यहाँ पर कांस्टेंट का काम कर रहा है इंटीग्रेशन में, तो e रेज़ द पावर c को मैं यहाँ पर एक सिंपल कांस्टेंट नाम दे सकती हूँ। तो e रेज़ द पावर x मल्टीप्लीकेशन में e रेज़ द पावर c को मैंने यहाँ पर जो है वो कैपिटल C नाम दे दिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक सिंगल मैंने कांस्टेंट ले लिया। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो y इज इक्वल्स टू में e रेज़ द पावर x मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर c है, ये प्लस का 1 है, उस साइड जाकर आपका ये -1 जो है वो बन जाएगा। क्लियर है। अब देखिए हमें यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है कि जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -1 होगी, तो इसमें पुट कर दो। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास ये -1 होगा इक्वल्स टू में e रेज़ द पावर 0 मल्टीप्लीकेशन में आपके पास है c माइनस में 1, तो ये e रेज़ द पावर 0 1 बन जाएगा, तो ये आपका c -1 होगा। ये -1 इस साइड आएगा तो प्लस का 1 बनेगा, तो c की वैल्यू यहाँ से जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब आप यहाँ पर इसको जो है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दीजिए। आप इस c की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, तो जो करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, जब 0 होगा तो ये ओवरऑल 0 बन जाएगा, तो माइनस में 1 यानी कि y इक्वल्स टू -1 आएगा। तो यहाँ से जो है ये -1 मैं इस साइड लेके आऊंगी, तो ये क्या बन जाएगा, y प्लस में 1 इक्वल्स टू में 0। तो ये जो है वो आपके पास यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, तो आपके पास सी ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। तो देखिए सी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपसे एचटेट पीजीटी में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको आने चाहिए। या तो आपको सिंपली क्या करना होता है कि जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है उसमें जैसे यहाँ पर dy है तो d के साथ जो है वो आपको y की टर्म्स रखनी है और dx के साथ जो है वो आपको x की टर्म्स रखनी है। उनको एक साथ जो है वो रख के फिर उसका यहाँ पर सिंपली आपको इंटीग्रेशन करना है, उससे आपके पास यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी। और क्योंकि इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट c आएगा, जो कंडीशन गिवन होती है उस कंडीशन को पुट करके आपको यहाँ पर c की वैल्यू निकालनी है। देन अगेन उसमें जो है वो आपको c की वैल्यू निकाल कर c की वैल्यू पुट करनी है, तो वो आपके पास यहाँ पर सॉल्यूशन आ जाता है। तो इस तरीके से जो है वो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पर मैट्रिक्स से है, लेकिन ये आपका ग्रेजुएशन लेवल पे आ जाता है और यहाँ पर जो है वो आपको रैंक निकालना पूछा जाता है। और रैंक निकालना आपका एक क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन होता है तो उसका रैंक हम किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए जब आपके पास यहाँ पर, क्योंकि रेक्टेंगल मैट्रिक्स आपको दे रखा है, इसके अंदर आपके पास यहाँ पर 3 तो रो है और 4 जो है वो आपके पास कॉलम है। तो जब भी आपको इस
टाइप से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स गिवन हो, तो यहाँ पर जो है वो हम मान लेते हैं कि m जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और n जो है ये आपके कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स में यहाँ पर रो और कॉलम को मैं इस तरीके से लिख रही हूँ m/n, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास अगर ये जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होते हैं इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो सिंबल होता है ये आपका रो का सिंबल होता है। तो रो ऑफ ए यानी कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए जो है ये आपका यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू होगा मिनिमम ऑफ m और n, यानी कि आपके पास ये कंडीशन होती है कि अगर आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और उसमें हमें यहाँ पर रैंक निकालना है, तो आपके पास जो रो और कॉलम गिवन होती हैं उनमें जो मिनिमम होता है वही आपका रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ mn आता है। कहने का मतलब क्या है कि हमें जैसे यहाँ पर ये मैट्रिक्स दे रखी है, तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा यानी कि रैंक ऑफ, मान लीजिए मैं इसको ए नाम दे देती हूँ, तो इस मैट्रिक्स ए का जो रैंक होगा, रैंक ऑफ ए जो होगा वो आपका यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रो और कॉलम। यहाँ पर 3 है रो और 4 है कॉलम्स, तो इनसे जो है वो यहाँ पर मिनिमम क्या है, मिनिमम आपके पास 3 है, तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 3 होगा। कहने का मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो या तो 3 होगा या 2 होगा या फिर 1 होगा। और इसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर क्योंकि आपके पास रैंक जो है वो आपका 3 हो सकता है, इसका मतलब हम यहाँ पर 3/3 की मैट्रिक्स लेंगे, उसका हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और फिर जो है वो अगर 3 का डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, यानी कि अगर हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेते हैं जो 3/3 की मैट्रिक्स लेंगे, उसका डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, तो इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने पॉसिबल आपके पास 3/3 ऑर्डर के रैंक हो सकते हैं, तो एक तो आपका यहाँ पर फर्स्ट 3 ये जो कॉलम्स है इनको लेकर हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, फिर ये लास्ट 3 कॉलम्स को लेकर एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, फिर हम यहाँ पर सेकंड कॉलम को छोड़कर इन तीनों कॉलम्स को यूज करके एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, फिर यहाँ पर जो है वो थर्ड कॉलम को छोड़कर एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मैट्रिक्स लेकर आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। 3/3 ऑर्डर का हमने मैट्रिक्स लिया, डिटर्मिनेंट निकाला, डज नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, तो इसका मतलब इसका रैंक जो है वो आपका क्या होगा, 3 होगा। क्लियर है। लेकिन कई बार होता है कि आपके पास सभी मैट्रिक्स का, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये बनाया, तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 आएगी, फिर आप जो है वो इन तीनों कॉलम्स को यूज करके मैट्रिक्स बनाओगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, मान लीजिए वो भी 0 आ गया, फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो कॉलम्स का यूज करके जो है वो मैट्रिक्स बनाओगे, तो लेंथी जो है वो प्रोसेस बनता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो देखिए, मैं यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना रही हूँ 1 3 1 3 6, फिर जो है वो मेरे पास है 3 2 3 2 2, और फिर है -1 -3 और -4। तो इनको यहाँ पर जो है वो यूज करके मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, और इसका मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 1 को एक्सपेंड करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, -8 और +6, ठीक है। फिर यहाँ पर -3 आएगा, इसको यहाँ पर एक्सपेंड करूंगी तो मेरे पास बनेगा -12 और +2। फिर यहाँ पर +6 आएगा, 6 को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर बनेगा -9 +2। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर कितने बने आपके पास -2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास -10 होगा, और 10 माइनस प्लस जो है वो आपके पास प्लस आ जाएगा, तो +30 आ जाएगा। फिर जो है वो आपके पास यहाँ पर -7 बना, और 7 को जब इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो -42 बना। क्लियर है। तो यहाँ पर जब आप इनको सोल्व करोगे तो ये बनेगा आपका प्लस का 30 बनेगा, और ये जो है वो माइनस का यहाँ पर जो है वो 44 बनेगा। जब आप इसको यहाँ पर प्लस माइनस करोगे, यानी कि कहने का मतलब डज नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। इसका मतलब हमने यहाँ पर 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया, उसका डिटर्मिनेंट निकाला, वो आपका यहाँ पर डज नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। तो इसका मतलब इसका जो आपका रैंक रहेगा वो यहाँ पर 3 रहेगा। क्लियर है। तो आप इस तरीके से जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 आ जाती, जैसे अगर हम यहाँ पर इन फर्स्ट 3 कॉलम्स का यूज करके एक मैट्रिक्स बनाया, उसका मैंने यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकाला और वो जो है वो 0 के इक्वल आ गया, फिर मैंने यहाँ पर ये सेकंड बनाया, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इस तरीके से आपका यहाँ पर ये भी 0 आ जाता, फिर हम यहाँ पर एक थर्ड मैट्रिक्स बनाते, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालते, तो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है। तो इसके लिए जो है वो एक आपका यहाँ पर ट्रायंगुलर मेथड होता है। तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगुलर मेथड क्या कहता है,
तो देखिए मैं आपको जो है यहाँ पर ट्रायंगुलर मेथड बता रही हूँ कि ट्रायंगुलर मेथड से जो है वो हम क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। तो देखिए ट्रायंगुलर मेथड से आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर मेथड क्या कहता है कि आपके पास यहाँ पर फर्स्ट जो A11 है उसको सबसे पहले आपको 1 बनाना है। क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो इस 8 को मैं 1 बनाने के लिए क्या करूंगी, जो आपके पास ये जो कॉलम है इस कॉलम को यानी C1 कॉलम जो है इसको अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो आपके पास ये 1 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर C1 कॉलम को जो है वो 1/8 से मल्टीप्लाई कह दो या फिर 8 से आप डिवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पर जो है वो मैं 8 से इसको डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा? 1 बन गया। यहाँ पर 0 एज इट इज रहेगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। फिर बाकी तो यहाँ पर कोई आपका चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमने ऑपरेशन जो किया है वो C1 पे किया है। फिर ये -1 आ जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पर 3 2 -3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 6 2 और -4 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई। क्लियर है? उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आपने यहाँ पर ये जो लीडिंग एंट्री थी इसको आपने 1 बनाया, उसके नीचे के जो यहाँ पर एलिमेंट्स है उनको आपको 0 बनाना है। तो ये तो पहले से ही 0 है, इसको हम 0 बनाएंगे तो यहाँ पर आप ऑपरेशन लगा सकते हो। R3 पर मैं यहाँ पर ऑपरेशन लगा रही हूँ और मैंने ऑपरेशन क्या लगाया कि R3 प्लस में R1। ठीक है, यानी कि जो आपके पास रो 3 है इसमें मैं यहाँ पर रो 1 को ऐड कर रही हूँ। तो देखिए ऐड करने पर मेरे पास क्या बनेगा, ये आपका यहाँ पर क्योंकि R1 और R2 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज आ जाएंगे आपके पास। तो 3 2 2 यहाँ पर जो है वो देखिए हमने क्या किया, R3 में ये ऐड किया तो -1 में 1 ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। -1 में फिर 1 ऐड करेंगे ये भी 0 आ गया। फिर -3 में +3 ऐड करेंगे ये भी 0 आ गया। -4 में +6 करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा? 2 बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास कितनी यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है। तो जब ट्रायंगुलर फॉर्म में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जितने भी आपके पास नॉन जीरो रो होते हैं वही उस मैट्रिक्स का रैंक होता है। तो यहाँ पर आपके पास तीनों ही नॉन जीरो रो बनी है और यहाँ पर आप सोचेंगे कि हम आगे भी इसको कर सकते हैं, यानी कि इसको भी 0 बनाने की कोशिश अगर हम करें तो अगर हम इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे तो अगर हम R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे तो आपके पास ये अगेन नॉन जीरो बन जाएंगे। क्लियर है? तो इसलिए जो है वो यहाँ पर आगे आपका कोई प्रोसेस नहीं हो सकता। तो आपके पास यहाँ पर नॉन जीरो रो कितनी आई है? तो आपके पास यहाँ पर नॉन जीरो रो जो है, नॉन जीरो रो जो है वो आपके पास यहाँ पर 3 ही है। इसका मतलब रैंक ऑफ ए जो है वो आपके पास यहाँ पर 3 ही हो जाएंगे। क्या हो जाएगी? 3 ही हो जाएगी। तो आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पर इस फॉर्म से जो है वो क्वेश्चंस करें या फिर आप जो है वो इस तरीके से सभी मैट्रिक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट निकाल कर देखें। तो यहाँ पर आपका उस तरीके से भी जो है वो क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि कई बार होता है कि हम फर्स्ट जो यहाँ पर मैट्रिक्स बनाते हैं उसी का डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो आपका वही रैंक हो जाता है। लेकिन जब सभी का यहाँ पर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो वहां पर प्रोसेस जो है वो लेंथी हो जाता है। तो उसके लिए आप इस फॉर्म को जो है वो यूज कर सकते हैं। आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको A11 को क्या बनाना होता है? 1 बनाना होता है। तो हमने यहाँ पर 8 दे रखा था, इसको हमने 1 बनाया। जैसे हमने इसको 1 बनाया उसके नीचे की सभी एंट्रीज को आपको 0 बनाना है। क्लियर है? उसके बाद आपको यहाँ पर A22 को जो है वो 1 बनाना है। इसका मतलब आपको इस 3 को जो है वो 1 बनाना था। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको यहाँ पर 1 बनाया फिर उसके नीचे के जो एलिमेंट्स होंगे उनको आपको यहाँ पर 0 बनाना है। फिर आप क्या करोगे, फिर जो है वो आपको A33 को 1 बनाना है और A33 को 1 बनाने के बाद उसके नीचे के जो एलिमेंट्स होंगे उनको आपको 0 बनाना है। तो इस तरीके से आपको प्रोसेस करना होता है और आपके पास लास्ट में जितनी भी नॉन जीरो रो बचेंगी वही आपका यहाँ पर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर रैंक जो है वो निकालना होता है। क्लियर है? होप सो कि आपको जो है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो जो है वो आपको एक लिंक जो है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लीनियर अलजेब्रा में मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है ये चैप्टर करवा रखा है, तो वहां से जो है वो आप कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमसे पूछा हुआ है कि लेट ई जो है वो हमारे पास एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स है। मान लीजिए इसमें जो है वो m एलिमेंट्स है और m की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर 4 दे रखी है। सेकंड जो सेट है इसमें हमारे पास जो मान लीजिए n एलिमेंट्स है और n की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है? 2 है। यानी कि फर्स्ट ई सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स है और एफ सेट के अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं। देन द नंबर ऑफ द ऑन टू फंक्शन, हमें ये बताना है कि कितने हमारे पास ऑन टू फंक्शन होंगे। तो देखिए यहाँ पर जब आपको नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने होते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन में आपके पास फॉर्मूला होता है 2 रेज़ द पावर m माइनस में 2। क्लियर है?
ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। 2 रेज द पावर m, m की वैल्यू कितनी है 4, माइनस में यहाँ पर कितना होगा 2, 2 रेज द पावर 4 का मतलब क्या है 16, क्या है 16, तो 16 माइनस में 2 इक्वल्स टू कितना आ गया 14। तो यानी कि आपके पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जो होंगे वो आपके पास 14 होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो आपको ये क्वेश्चंस जो है वो करने होते हैं। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन ये भी जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का है और देखिए इसमें हमसे क्या पूछा है कि हमें इंटीग्रेशन ओवर सी आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर की हमें यहाँ पर वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पर जो थ्योरम यूज हुई है वो आपकी यहाँ पर स्टोक थ्योरम का यूज हुआ है। देखिए आपके पास जो स्टोक थ्योरम होती है, जो स्टोक्स थ्योरम होती है इसकी यहाँ पर क्या, ये थ्योरम क्या कहती है, यानी कि इसकी क्या स्टेटमेंट है। तो स्टोक थ्योरम का एक फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ओवर सी आपके पास आर वेक्टर डॉट में डी आर वेक्टर जो है इसकी वैल्यू आपके पास होती है। क्योंकि यहाँ पर आर यूज किया गया है तो मैं यहाँ पर आर ही लिख रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या होता है, मैं चलो एग्जैक्ट बता देती हूँ। आपके पास यहाँ पर क्या होता है, इंटीग्रेशन ओवर सी, इंटीग्रेशन ओवर सी आपके पास होता है एफ वेक्टर डॉट में होता है डी आर वेक्टर, इक्वल्स टू में होता है आपके पास डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन होता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास आ जाता है कर्ल एफ वेक्टर डॉट में डी एस वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर कर्ल एफ क्या होता है, कर्ल एफ आपके पास यहाँ पर डेल की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है एफ वेक्टर के साथ। यहाँ पर हमें एफ की जगह पर क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर आर वेक्टर दे रखा है। तो इन जनरल हम यहाँ पर आर वेक्टर मान लेते हैं कि जो आर वेक्टर है ये आपके पास क्या है, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप है। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर कर्ल एफ क्या होता है, डेल क्रॉस एफ होता है, यानी कि इस डेल की मल्टीप्लीकेशन हमें यहाँ पर आर के साथ करनी है। यानी कि अगर हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला यहाँ पर लगाएं तो आपके पास ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर सी आर वेक्टर डॉट में डी आर वेक्टर आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन आपके पास यहाँ पर होगा डेल क्रॉस में, यहाँ पर एफ की जगह पर आर का यूज हुआ है तो डेल क्रॉस में आर वेक्टर, और डॉट में आपके पास होगा यहाँ पर डी एस वेक्टर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास डेल क्रॉस में आर है, डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल की वैल्यू होती है आपके पास डेल अपॉन में डेल एक्स आई कैप प्लस में डेल अपॉन में डेल वाई जे कैप प्लस में डेल अपॉन में डेल जेड के कैप। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डेल क्रॉस आर निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो डेल्टा क्रॉस में आर वेक्टर है इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो ये हम किस तरीके से निकालते हैं, ये आपका आई होता है, यहाँ पर जे होता है, यहाँ पर के होता है। तो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है, अगर आपने वेक्टर का चैप्टर कर रखा है तो ये आपको पता ही होगा। और कर्ल, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंट जो आपका यहाँ पर वेक्टर कैलकुलस का जो चैप्टर है वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, और वहां से आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वो आपको अच्छे से करना होता है। तो वो आप कर लीजिए, आई जे और के। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड। ठीक है, और फिर यहाँ पर आर वेक्टर की आ जाएंगी कोफिशिएंट एक्स वाई और जेड। इसका हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है वो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो यहाँ पर देखिए आई को मैं यहाँ पर एक्सपेंड करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चला जाएगा। जेड का वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव आपको पता है 0 ही होता है, माइनस में y का z के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 0 होगा, फिर माइनस में j को एक्सपेंड करेंगे। तो j को एक्सपेंड करेंगे तो x z का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, यहाँ पर z x का z के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, यानी कि आपके पास यहाँ पर भी जो है वो 0 बनेगा। प्लस में यहाँ पर हम k को एक्सपेंड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, y का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, यहाँ पर x का y के, तो यानी कि 0 0 यहाँ पर हो जाएगा। ओवरऑल आपके पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो आपके पास इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 0 आएगी। क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू ही 0 आ गई तो आप यहाँ पर इंटीग्रेशन करो तो आपके पास 0 ही आएगा। तो ये जो है वो आपके पास वैल्यू जो है वो 0 ही देगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 0 वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर जो है वो स्टोक थ्योरम का यूज हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है ये भी आपका यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही दिया हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 2/3 dy by dx इक्वल्स टू में हमें दे रखा है y रेज़ टू पावर 1/3
और y0 इक्वल्स टू में 0 हैज। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो जब आपके पास इस टाइप से जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, इस टाइप से जब आपको यहाँ पर इक्वेशन दी हुई हो, तो वहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी, जहां पर भी अगर आपको दिए हुए हो कि इसका 1 सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होगा, तो वो जो ऑप्शन है वो आपके पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, तो ये ऑप्शन ही आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप के जो आपको क्वेश्चन गिवन होते हैं, उनके जो यहाँ पर सॉल्यूशन बनते हैं, यहाँ पर इस टाइप से बनते हैं कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर नो सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पर दिए हुए होते हैं। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है वो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखिए हमें यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी वो क्या दे रखी है, 2/3 क्या दे रखा है हमें, 2/3 dy/dx इक्वल्स टू में हमें दे रखा है y रेज़ दी पावर 1/3। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का है। तो अगर आप यहाँ पर ये नहीं करना चाहते ग्रेजुएशन लेवल का, तो आप इसको जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जो वो पूछ लिए जाते हैं, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो आप जो है वो इनको कर पाएंगे। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है 2/3 dy/dx। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना, सबसे पहले y की टर्म है तो ये dy के साथ रखनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2/3 dy, इसको मैं इस साइड लेके आऊंगी तो y की पावर 1/3 हो जाएगा और इक्वल्स टू में ये dx चला जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर 2/3 यहाँ पर ये ऊपर लेके जाऊंगी तो y की पावर -1/3 हो जाएगी और साथ में आपका dy है, इक्वल्स टू में आपका यहाँ पर dx है। इंटीग्रेशन करेंगे तो जब हम यहाँ पर दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करिए, 2/3 तो आपकी कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगी। y रेज़ की पावर -1/3 का इंटीग्रेशन करेंगे, पावर एक ऐड होगी। जब हम -1/3 में एक पावर ऐड करेंगे तो y की पावर हमारे पास 2/3 आएगी और अपॉन में यहाँ पर 2/3 आएगा, क्योंकि जो आपके पास ऊपर पावर होती है वही जो है वो अपॉन में आता है इंटीग्रेशन में। तो y रेज़ की पावर 2/3 अपॉन में 2/3 हो जाएगा, इक्वल्स टू में यहाँ पर x प्लस में c आ जाएगा। तो 2/3 से 2/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, y की पावर 2/3 उस साइड में लेके जाऊंगी तो x प्लस में c की पावर ये 3/2 हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर आपके पास क्या बन गया, y इक्वल्स टू में x प्लस में c की होल पावर 3/2 बन गया। हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि जब x की वैल्यू 0 है, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू जब 0 है तो हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो हमारे पास x की वैल्यू पुट करो यहाँ पर और y की वैल्यू 0 मिल रही है, तो 0 इक्वल्स टू में हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, x प्लस में, यानी कि x की वैल्यू भी यहाँ पर क्या है 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा c और फिर पूरे की पावर 3/2। कहने का मतलब क्या है कि 0 इक्वल्स टू में c की पावर 3/2, यानी कि c की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ से क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये जो है वो आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, c की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए तो y इज इक्वल्स टू में x की पावर 3/2 हो जाएगा। तो मतलब एक सॉल्यूशन तो आपका ये बन गया कि y इज इक्वल्स टू में x की पावर 3/2। एक हमें यहाँ पर दे ही रखा है कि y0 जो है वो आपका यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। अगर हम यहाँ पर y डैश 0 करें तो भी आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, 0 बनेगा, यानी कि आपके पास y0 जो है ये भी आपका एक सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये आपका एक सॉल्यूशन आपको पहले से जो दिया हुआ है कंडीशन, ये भी इसका सॉल्यूशन है और एक सॉल्यूशन आपका ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो है वो आपको लगेगा कि 2 सॉल्यूशन यहाँ पर बने, लेकिन आपके पास ये जो c कांस्टेंट है ये आपका रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन जो है वो डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये आपका थोड़ा सा अलग हो सकता है। हम यहाँ पर एक फंक्शन y जो है वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे और इस फंक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, मान लीजिए ये आपके पास जो है वो x एक्सिस है और ये जो है वो आपके पास y एक्सिस है। तो हम यहाँ पर जो है वो y फंक्शन जो डिफाइन करें वो हम किसी पॉजिटिव नंबर पर डिफाइन करें। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक c जो है वो एक पॉजिटिव नंबर ही यहाँ पर ले रही हूँ और ये डिफाइन कर रही हूँ कि अगर मैं इस x की वैल्यू, क्योंकि ये जो है वो x एक्सिस लाइन पर आपके पास x की वैल्यू आएंगी, तो अगर मैं इस x की वैल्यू, x की जो वैल्यू है वो अगर मैं यहाँ पर लेस देन c ले लूं, लेस देन या फिर इक्वल कर लीजिए, तो अगर मैं यहाँ x की वैल्यू मैं अगर यहाँ पर c के इक्वल और c से या छोटी लूंगी तो मेरे पास इस साइड यहाँ पर टर्म्स आएंगी। इसका मतलब c से छोटी हम यहाँ पर 0 मान सकते हैं, यानी कि कंडीशन इस तरीके से बन सकती है कि 0 ग्रेटर इक्वल्स टू x और लेस देन इक्वल्स टू ये c। यानी कि ये कंडीशन जब होगी तो आपके पास जो फंक्शन होगा वो 0 वैल्यू देगा। क्या देगा, 0 वैल्यू देगा, यानी कि जब मैं इससे छोटी वैल्यूज लूंगी तो मेरे पास yx फंक्शन जो है वो मेरे पास क्या वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा। तो मैंने यहाँ पर कंडीशन क्या रखी कि अगर मैं यहाँ पर
मैं यहाँ पर जो नीचे कर लेती हूँ थोड़ा सा, यानी कि मैं यहाँ पर yx फंक्शन जो है ये डिफाइन कर रही हूँ और इस तरीके से डिफाइन कर रही हूँ कि अगर मेरा यहाँ पर फंक्शन 0 से बड़ा या बराबर है और c से छोटा या बराबर है तो आपके पास ये फंक्शन जो है वो 0 वैल्यू देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो c से बड़ी लेती हूँ, सिर्फ यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आएगा, सिर्फ c से अगर मैं बड़ी वैल्यू लेती हूँ तो मेरे पास जो फंक्शन आएगा वो मैं इस तरीके से डिफाइन कर लेती हूँ। यहाँ से थोड़ा सा जो है वो आप यूज करके कि ये वैल्यू जो है वो आपका यहाँ पर x माइनस में c, ये पॉजिटिव है तो माइनस में c की पावर 3/2 देगी। तो ये जो है वो आपको खुद से जो है वो सोचना होता है। तो यहाँ पर जो है वो yx फंक्शन जो है वो हमने इस तरीके से डिफाइन कर लिया। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो yx फंक्शन है इसका हम यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये जो आपकी वैल्यू आएगी वो भी इसका एक सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। और c की वैल्यू यहाँ पर आपकी कुछ भी हो सकती है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है वो हम इसका y डैश x यानी कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये तो आपके पास 0 हो ही गया, मैं यहाँ पर सिर्फ ये ले लेती हूँ तो x माइनस में c की पावर 3/2 इसका यहाँ पर डेरिवेटिव कर रही हूँ। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, y डैश x ही तो बनेगा। ये आप यहाँ पर yx लिख लीजिए, ये जो है वो आपका क्या है, ये आपका yx है। तो yx इज इक्वल्स टू में आपके पास क्या है, x माइनस में c की पावर 3/2, इसका यहाँ डेरिवेटिव करोगे तो 3/2 पावर आगे आ जाएगी, x माइनस में c की पावर यहाँ पर -1 करोगे तो 1/2 आ जाएगा और x का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो y डैश x इज इक्वल्स टू में आपके पास ये वैल्यू जो है वो आ गई। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास yx इज इक्वल्स टू में x माइनस में c की पावर 3/2 है, इसमें अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड अगर यहाँ पर क्यूब रूट करूं तो देखिए यहाँ से अगर मैं क्यूब रूट करती हूँ तो मेरे पास ये क्या बनेगा, yx इसकी पावर जो है वो 1/3 हो जाएगी, 1/3 इक्वल्स टू में यहाँ पर क्यूब रूट करेंगे यानी कि x माइनस में c की पावर 3/2 है और इस पूरे का क्यूब रूट करेंगे तो मतलब 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो y की पावर में सीधा लिख सकती हूँ 1/3 इक्वल्स टू में यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, x माइनस में c की पावर यहाँ पर 1/2 बनेगा। अब देखिए यहाँ पर x माइनस में c की पावर 1/2 जो है ये आपके पास सेम ही है, x माइनस में c की पावर 1/2। अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालूं कि x माइनस में c की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, y की पावर 1/3, यानी कि ये जो आपके पास 3/2 है ये उस साइड जाएगा तो ये आपके पास 2/3 y डैश x लिख दीजिए या फिर y डैश ही लिख लीजिए। तो y डैश x इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है ये आपकी किसकी इक्वल आई है, y की पावर 1/3 के इक्वल आई है। ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टार्टिंग में हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है y डैश x का मतलब है dy/dx। तो ये जो है वो आपको यहाँ पर फर्स्ट जो दे रखा है 2/3 dy/dx इज इक्वल्स टू में y की पावर 1/3, आपकी यहाँ पर सेम एज इट इज जो है वो इक्वेशन आ गई। तो हमने यहाँ पर जो है वो yx फंक्शन जो है वो r पॉजिटिव पर डिफाइन किया था, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास ये भी जो है वो एक सॉल्यूशन बन गया। अब हम जैसे जैसे c की वैल्यू लेंगे तो ये आपके पास जो है वो बहुत सारे जो है वो आपको सॉल्यूशन देगा। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका आंसर जो आएगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा, क्या बनेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन जो है वो आंसर में देगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आपको ऑप्शन में इस तरीके से डाल रखा हो कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, तो इस तरीके से आपको जो है वो एक फंक्शन डिफाइन करना होगा। और अगर आपको यहाँ पर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया हुआ मिलेगा तो वहां पर आपको जो है वो सिर्फ c की वैल्यू निकालनी है और वो पुट करनी है, वो आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से आपको ऑप्शन में कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो आपको इस तरीके से फंक्शन डिफाइन करके जो है वो रियल नंबर लाइन पे जो है वो आपको देखना होगा कि इसकी और कितने सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, ये देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 2000, यानी कि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ इंटीजर्स फाइंड आउट करनी है जो 2000 से ज्यादा मतलब 2000 से बड़े हैं, दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स, यानी कि 0 से लेकर 5 नंबर तक हमें यहाँ पर डिजिट्स यूज करने हैं। मतलब टोटल हमारे पास 6 डिजिट हैं और इन 6 डिजिट्स का यूज करके हमें 2000 से कितने बड़े नंबर बन सकते हैं ये जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। और ये भी कह रखा है कि यूजिंग ईच डिजिट एट मोस्ट वंस, यानी कि आप जब यहाँ पर ये 2000 से बड़े जो नंबर्स बनाओगे उनमें आप जो भी डिजिट का यूज करोगे वो आपका यहाँ पर रिपीट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास 3 केस बनेंगे। फर्स्ट केस बनेगा कि आपके पास जो है वो 4 डिजिट का नंबर होगा,
क्योंकि 2000 जो है ये आपका 4 डिजिट नंबर है। तो आपका फर्स्ट केस बनेगा कि आप यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर बनाओगे, फिर आप यहाँ पर 5 डिजिट का नंबर बनाओगे और फिर यहाँ पर 6 डिजिट का नंबर बनाओगे। तो आपके पास यहाँ पर 3 केस बनेंगे। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर हम केस नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। तो देखिए केस नंबर फर्स्ट में आपके पास यहाँ पर 4 डिजिट नंबर हम यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए 4 डिजिट नंबर में आपके पास यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज होंगी ये देखिए। तो देखिए हमने यहाँ पर 4 डिजिट नंबर ले लिया। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट प्लेस है इसमें हम यहाँ पर 0 और 1 को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने 0 और 1 यूज कर लिया तो ये आपका जो नंबर होगा वो 2000 से छोटा नंबर बनेगा। तो हम यहाँ पर जो है वो 0 और 1 को यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब हम यहाँ पर 2, 3, 4, 5 में से कोई भी एक नंबर यूज कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट प्लेस है इसकी जो पॉसिबिलिटीज है वो आपके पास यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज है। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर जो ये सेकंड प्लेस है, इस सेकंड प्लेस पर आप यहाँ पर जो है वो 0, 1 को भी यूज कर सकते हो। तो मतलब आपके पास यहाँ पर टोटल 6 नंबर है। 6 नंबर में से एक नंबर तो आपने फर्स्ट डिजिट पर यूज कर लिया, तो यहाँ पर आपके पास जो पॉसिबिलिटीज बची हैं वो 5 बची हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर जो थर्ड प्लेस है, इस थर्ड प्लेस पे आपके पास टोटल 6 नंबर है। उन 6 नंबर में से आपने 2 नंबर को यूज कर लिया, तो यहाँ पर आपके पास जो पॉसिबिलिटीज बची वो 4 पॉसिबिलिटीज बच गई। क्लियर है? उसके बाद आपके पास जो ये फोर्थ डिजिट नंबर रहेगा आपका, यहाँ पर आप कितने नंबर यूज कर सकते हो? आपने इस 4 डिजिट के नंबर में 3 नंबर यूज कर लिए, टोटल आपके पास 6 हैं। तो आपके पास यहाँ पर कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। मतलब यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास इस 4th डिजिट को भरने की। क्लियर है? तो टोटल यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा? टोटल आपके पास यहाँ पर जो है वो 240 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके पास केस नंबर फर्स्ट था, जब हम एक नंबर 4 डिजिट का बना रहे हैं तब। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर केस नंबर सेकंड बनेगा। तो देखिए केस नंबर सेकंड में हम यहाँ पर जो नंबर बनाएंगे वो 5 डिजिट का बनाएंगे। कितने का बनाएंगे? 5 डिजिट का। तो देखिए 5 डिजिट में आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज रहेंगी? हमने यहाँ पर 5 डिजिट का नंबर जो है ये लिख लिया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ 0 जो है वो नहीं भर सकते, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 0 भरा तो ये आपके पास 4 डिजिट का नंबर बनेगा। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी? आपके पास पॉसिबिलिटीज यहाँ पर 5 होंगी। ठीक है? क्योंकि टोटल आपके पास 6 नंबर है। यहाँ पर आप सिर्फ 0 नहीं ले सकते, बाकी आप 5 में से कोई भी नंबर यहाँ पर भर सकते हो। क्लियर है? उसके बाद देखिए ये जो सेकंड प्लेस है इसमें आप जो है वो यहाँ पर 0 भी भर सकते हो। टोटल आपके पास यहाँ पर 6 नंबर है, आप इसमें 0 भी भर सकते हो। एक हमने पहले यूज कर लिया, तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज हैं वो आपके पास जो है वो 5 ही है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है इस पर आप कौन सा नंबर भर सकते हो? तो देखिए यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी। आपने ये आपका जो 5 डिजिट नंबर है इसमें 2 नंबर्स को आपने यूज कर लिया, टोटल 6 है। तो आप यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज जो है वो लेके आ सकते हैं? तो यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद यहाँ पर 5 डिजिट नंबर है, उसमें से टोटल हमें 6 नंबर दे रखे हैं। 6 में से हमने 3 यूज कर लिया, तो यहाँ पर 3 बचेगा। और इस लास्ट में आपके पास कितना बचेगा? यहाँ पर 2 बचेगा। क्लियर है? तो ये जो है वो आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज बनेंगी जब आप 5 डिजिट का नंबर बनाएंगे। जब आप इनकी मल्टीप्लीकेशन करवाओगे तो आपका यहाँ पर जो है वो टोटल 600 बन जाएगा। ठीक है? तो ये आपका जो है वो केस नंबर 2 था। अब केस नंबर थर्ड आता है, और केस नंबर थर्ड जो बनेगा ये हमारा 6 डिजिट का नंबर बनेगा। ठीक है? 6 डिजिट नंबर बनेगा। तो देखिए हमारे पास क्या इसकी पॉसिबिलिटीज रहेंगी। तो हमने यहाँ पर 6 डिजिट नंबर को लिख लिया। ठीक है? अब वही सेम यहाँ पर फर्स्ट जो प्लेस रहेगा इस पर आप 0 जो है वो नहीं ले सकते। तो 6 नंबर में से आप यहाँ पर 0 नहीं ले सकते, तो मतलब इस प्लेस की जो पॉसिबिलिटीज है वो 5 पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो नंबर है इसकी जो पॉसिबिलिटीज रहेंगी इसमें आप यहाँ पर 0 भी काउंट कर सकते हो। एक आपने यूज कर लिया, हमें यहाँ पर जो वो 6 नंबर दे रखे, एक आपने यहाँ पर ले लिया, और इस पर जो है वो आपने यहाँ पर 0 भी यूज करना है, तो टोटल आपके पास 5 नंबर ही है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास प्लेस होगा इसमें आप यहाँ पर 4 नंबर जो है वो भर सकते हैं, क्योंकि हमने 2 तो यूज कर लिए, टोटल 6 हैं, तो आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज बच गई। उसके बाद नेक्स्ट पे आप यहाँ पर 3 कर सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट पे आप 2, और फिर आपके पास यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर बचेगा। क्लियर है? तो ये आपके पास 6 डिजिट नंबर बन जाएगा। इनकी जब आप यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करवाओगे तो ये भी जो है वो आपका यहाँ पर 600 बनेगा। क्लियर है? टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे? 600, 600, 1200, 200, 1440। तो आपके पास यहाँ पर जो है वो बी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये आपके पीजीटी मैथ्स में पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दे रखा है।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप किस तरीके से करेंगे, हमें दे रखा है इंटीग्रेशन -1 to 2 मॉडुलस x अपॉन में x dx। तो देखिए आपको पता है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है ये हमें 2 वैल्यू देता है, एक वैल्यू आपको ये नेगेटिव देता है, एक आपको पॉजिटिव देता है। तो अगर हम यहाँ पर नेगेटिव की बात करें तो जब x की वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 होती है तो ये आपको नेगेटिव वैल्यू देता है, और जब x की वैल्यू ग्रेटर 0 होती है तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है। क्लियर है? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर जो आपके पास ये इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे रखी है, इसको आप यहाँ पर तोड़ सकते हो। तो इस फंक्शन को आप यहाँ पर देखिए -1 से जब मैं यहाँ पर 0 तक लेती हूँ, -1 से 0 आपके पास जो है ये कंडीशन बनेगी कि जो ये आपका 0 लेस देन होगा तो आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। तो ये आपके पास हो जाएगा -x अपॉन में x, फिर साथ में आपका यहाँ पर dx आ जाएगा प्लस में, फिर यहाँ पर आपके पास जो लिमिट आएगी वो 0 से 2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर 0 से 2 पॉजिटिव ये कंडीशन बनेगी, तो यहाँ पर आपके पास ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कि x अपॉन में x dx आ जाएगा। क्लियर है? इसको सोल्व करोगे, यहाँ पर -1 होगा और यहाँ पर +1 होगा, क्या बनेगा -1 to 0 dx, माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर 0 to 2 dx। क्लियर है? इंटीग्रेशन करो, माइनस आपका बाहर है, कांस्टेंट वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 ही है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन सीधा आपके पास वेरिएबल आ जाता है, तो ये आपका x आ जाएगा लोअर लिमिट और अपर लिमिट, प्लस में आपके पास यहाँ पर जो है वो x ही बनेगा लोअर लिमिट और अपर लिमिट। पुट कर दीजिए, यहाँ पर माइनस बाहर चल रहा है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पर देखिए अपर लिमिट पुट करो तो 2 माइनस में लोअर लिमिट 0, सोल्व करो -1 प्लस में 2 बनेगा, तो आपके पास यहाँ पर प्लस का 1 आंसर आ जाएगा। तो ये जो है वो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर से दे रखा है, यहाँ पर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और इसकी वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, 1 प्लस में आयोटा की पावर 4, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस में आयोटा का स्क्वायर और फिर पूरे का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पर हमें दे रखा 1 माइनस में आयोटा की पावर 4, तो इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर और फिर पूरे का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए इसका होल स्क्वायर जो है वो ओपन करो तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में आपके पास होगा आयोटा का स्क्वायर, आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, फिर प्लस में आएगा 2ab यानी कि 2 आयोटा हो जाएगा। ये आपने स्क्वायर सोल्व किया तो पूरे का होल स्क्वायर बाहर चल रहा था, फिर यहाँ पर सोल्व करो तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में b का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, फिर माइनस में 2ab यानी कि 2 आयोटा और फिर पूरे का बाहर स्क्वायर चल रहा है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर +-1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा यहाँ पर 2 आयोटा, 2 आयोटा का होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या बचेगा, क्योंकि देखिए -2 आयोटा का होल स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास 4 आयोटा स्क्वायर ही होगा, क्योंकि माइनस पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि आपके पास स्क्वायर दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो -4 यानी कि आपके पास -8 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और ये आपका जो फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है ये आपका सेट चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या दे रखा है कि इफ a इक्वल्स टू में 1 3 5, यानी कि हमें a सेट दे रखा है जिसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्या है, 3 एलिमेंट्स हैं। देन फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट ऑफ ए, हमें यहाँ पर जो है वो पावर सेट की कार्डिनलिटी निकालनी है। तो देखिए पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे यही जो है वो इन्होंने पूछ रखा है। तो आपको पता है पावर सेट में जितने भी सबसेट होते हैं वो सारे आते हैं, तो ए के कितने सबसेट बनेंगे, तो आपको पता है ए के टोटल सबसेट जो है वो 2 की पावर, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो पावर में आ जाता है, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 सबसेट बनेंगे। और ये सबसेट जब हम यहाँ पर इस तरह कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तो वो आपके पास पावर सेट बन जाता है। तो मतलब इस पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 8 एलिमेंट ही होंगे। तो आपके पास यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो वो आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का है और ये जो है वो आपका पूछा जा सकता है, आपसे एसिम्पटोट जो है वो निकालना पूछा जा सकता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आप किस तरीके से करेंगे, हमें दे रखा है कि द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व, हमें यहाँ पर ये कर्व दे रखा है और इसका हमें यहाँ पर एसिम्पटोट निकालना है और ये
जो ऑप्शन दे रखा है इसमें ये बता रखा है कि ये फॉर्म किस टाइप की बनेगी, ठीक है, यानी कि जब हम इसका एसिम्पटोट फाइंड आउट करेंगे तो किस टाइप की फॉर्म जो है वो यहाँ पर बनेगी। तो देखिए आपको पता है कि अगर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एसिम्पटोट क्या होता है। तो देखिए अगर मैं बात करूं, जैसे ये मैंने यहाँ पर एक सर्कल लिया और सर्कल पर जैसे मैंने यहाँ पर ये लाइन खींची, तो ये जो है वो आपका टेंजेंट होता है। क्या होता है, ये आपका टेंजेंट होता है। तो ये आपको नॉर्मली पता लग रहा है कि ये जो है वो इसको टच कर रहा है, तो ये टेंजेंट हो गया। ये जो आपका एसिम्पटोट होता है ये भी आपका एक टाइप का टेंजेंट ही होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक इस टाइप से एक ग्राफ लेती हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो वो इस तरीके से यहाँ पर जो वो एक ग्राफ लिया, तो यहाँ पर देखिए आपको जो वो एग्जैक्ट नहीं पता कि ये कहाँ पर टच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं जाके जो है ये आपका टच होगा। इसका मतलब ये इनफाइनाइट, आप ऐसे मान लीजिए कि ये इनफाइनाइट पर जाकर जो है वो टच होगा, वो आपका क्या होता है, वो आपका एसिम्पटोट होता है। क्लियर है। अब देखिए हमें यहाँ पर कर्व दे रखा और इसमें हमें एसिम्पटोट जो है वो बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें जब इस टाइप के क्वेश्चन दे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की यहाँ पर अगर हम कोफिशिएंट देखें, अगर हम यहाँ पर एक्स की हाईएस्ट पावर देखें तो आपके पास 2 बनेगी और वाई की हाईएस्ट पावर देखें तो 2 बन रही है। और इनके कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि इनके जो कोफिशिएंट हैं ये आपके यहाँ पर वेरिएबल में है, और जब कोफिशिएंट आपका वेरिएबल में होता है तो वहां पर आपका पैरेलल एसिम्पटोट बनता है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको मैं लिखूं तो ये लिख सकती हूँ मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों को मैं अगर एक जगह पर लिखूं और एक्स स्क्वायर कॉमन लूं तो मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर इक्वल्स टू में मेरा यहाँ पर बन जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर जब यहाँ पर एसिम्पटोट फाइंड आउट करना होता है तो हमें यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट्स को इक्वल्स टू 0 लेना होता है। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है, ठीक है, हमें क्या करना है, हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर ही है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वाई स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, इसी को हमें यहाँ पर इक्वल्स टू 0 लेना है। तो यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो आपके पास प्लस माइनस a आ जाएगी। यहाँ पर जो है वो y की हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, एक प्लस a और एक माइनस a। क्लियर है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने पहले x की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट्स को हमने क्या लिया, इक्वल्स टू 0 लिया। अब हम यहाँ पर y की हाईएस्ट पावर को इक्वल्स टू 0 लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है वो मैं ये जो आपके पास फॉर्म आई इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख सकती हूँ। मैं यहाँ पर मैं अगर वाई स्क्वायर को कॉमन लूं तो मेरे पास ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में मेरे पास बचेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ से मैं वाई स्क्वायर कॉमन लूं तो मेरे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और इक्वल्स टू में मेरे पास है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वाई। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वाई क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो इसका जो कोफिशिएंट है उसको हमें इक्वल्स टू 0 लेना है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस में ए आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास y की वैल्यू प्लस माइनस ए आ गई और x की वैल्यू भी जो है हमारे पास प्लस माइनस ए आ गई। इसका मतलब मान लीजिए ये आपके पास जो है वो x एक्सिस है और ये जो है वो मेरे पास y एक्सिस है। तो ये मान लीजिए मेरे पास a है क्योंकि x की 2 वैल्यू आई है प्लस माइनस ए और y की भी जो है वो हमारे पास 2 वैल्यू आई है प्लस माइनस ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो साइड है वो आपके पास a है, यहाँ पर भी a है। इसका मतलब यहाँ पर जो है ये बराबर इक्वल साइड्स हैं, ठीक है, क्या है, इक्वल साइड्स हैं। तो ये देखिए यहाँ पर a है, ये भी a है, तो टोटल आपके पास क्या हो गया, 2a हो गया। इसका मतलब यहाँ पर ये भी 2a है, ये भी आपका 2a बन जाएगा, ये भी 2a बन जाएगा। यानी कि आपके पास यहाँ पर ये फॉर्म आई है, ये स्क्वायर की फॉर्म आई है। किसकी फॉर्म आई है, स्क्वायर की फॉर्म आई है और साइड इसकी क्या है, 2a है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉर्म ए स्क्वायर ऑफ साइड 2a। तो ये जो है वो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दे रखा है, तो हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमें दे रखा है साइन पाई बाय 15 माइनस में 2 साइन 2 पाई बाय 5। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ये माइनस में 2 साइन 2 पाई बाय 5 है, तो आप इसको यहाँ पर तोड़ दोगे तो ये क्या बनेगा, साइन पाई अपॉन में 15 माइनस में मैं इसको लिख सकती हूँ साइन 2 पाई बाय 5 और माइनस में साइन 2 पाई बाय 5। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 को जो है वो अलग अलग कर दिया, तो -1 हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास फर्स्ट जो पोर्शन है इसमें हम यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला जो है वो लगा सकते हैं। साइन सी माइनस में साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है, जब साइन में बीच में नेगेटिव साइन आता है तो पहले कोस आता है, तो 2 कोस
c प्लस डी बाई 2 और फिर आपके पास होता है यहाँ पर साइन c माइनस डी बाई 2। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला जो है वो आप यहाँ पर लगाएं। तो देखिए साइन आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 पहले क्या आएगा कोस, 2 कोस c प्लस डी। तो यहाँ पर c प्लस डी को ऐड करो तो देखिए पाई अपॉन में 15 और प्लस में हमारे पास है 2 पाई अपॉन में 5 और c प्लस डी अपॉन में हमारे पास क्या है 2 है। तो यहाँ पर सोल्व करो, एलसीएम आप यहाँ पर 15 लोगे तो जब मैं यहाँ पर 15 एलसीएम लूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, पाई प्लस में यहाँ पर बनेगा 6 पाई। तो ये मेरे पास क्या बनेगा 7 पाई बाई 15 अपॉन में 2 है तो ये आपका यहाँ पर टोटल सोल्व करके 7 पाई बाई 30 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 7 पाई बाई 30। क्लियर है? फिर देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आएगा साइन और साइन फिर आपके पास आएगा c माइनस में d बाई 2। तो c माइनस डी यहाँ पर करो तो जब हम यहाँ पर देखें प्लस की जगह पर क्या है सिर्फ माइनस ही है तो यहाँ पर माइनस करेंगे यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ये पाई में से माइनस का 6 पाई यानी कि आपके पास यहाँ पर बचेगा माइनस का 5 पाई बाई 15 और अपॉन में 2 है तो ये आपका यहाँ पर अपॉन में 2 इस तरीके से आ जाएगा। 5 से कट करोगे तो ये आपका जो है वो 3 पे कट हो जाएगा यानी कि माइनस का पाई बाई 6 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का पाई बाई 6। फिर आपका माइनस में साइन 2 पाई बाई 5 जो है ये आपका एज इट इज चल रहा है। ठीक है, अब देखिए साइन पाई बाई 6 का मतलब है यहाँ पर साइन 30 और आपको पता है साइन माइनस थीटा जो होता है साइन वो आपका माइनस साइन थीटा ही होता है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका माइनस आगे आ जाएगा क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है और 2 से 2 जो है ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पर cos 7 पाई बाई 30 बचेगा। ठीक है, और फिर आपके पास है माइनस में साइन और ये है 2 पाई बाई 5। अब देखिए यहाँ पर अगर हम साइन c प्लस डी या cos c प्लस डी का फॉर्मूला अगर लगाने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपके पास जो फॉर्म है वो सेम होनी चाहिए। तो देखिए ये जो आपके पास साइन है और अगर हम बात करें 2 पाई बाई 5 की तो पाई का मतलब होता है 180 अपॉन में यहाँ पर क्या है 5। तो इसको आप यहाँ पर कट करोगे तो देखिए 5 या 15 आपके पास में 5 31 36 दूनी 72 यानी कि ये जो वैल्यू है ये आपकी कितनी है 72 डिग्री है। और अगर हम यहाँ पर 7 पाई बाई 30 को अगर सोल्व करें तो ये आपका क्या होगा 7 इंटू में 180 अपॉन में यहाँ पर क्या होगा 30 यानी कि आपके पास ये जो है वो कितने की वैल्यू है 42 की। तो इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस में cos 42 डिग्री और ये जो है ये मेरे पास है माइनस का साइन 72 डिग्री। क्लियर है? अब देखिए ये जो आपके पास है कोस ये तो मैं एज इट इज रख रही हूँ और इसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ साइन 72 डिग्री को मैं यहाँ पर 90 माइनस में 18 अगर लिखूं तो मेरे पास 72 ही बनेगा। यहाँ पर जो है वो आपको पता है साइन 90 माइनस में थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है यहाँ पर कोस थीटा होता है। तो मैंने यहाँ पर 72 को सिर्फ 90 माइनस 18 लिखा है तो ये माइनस में कोस 42 डिग्री और ये माइनस में देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कोस थीटा हो जाएगा यानी कि कोस 18 डिग्री जो है ये आपका हो जाएगा। दोनों से अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो मेरे पास बनेगा यहाँ पर कोस 42 डिग्री प्लस में कोस 18 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कोस c प्लस में कोस d का क्या फॉर्मूला होता है, कोस c प्लस में कोस d इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस c प्लस डी बाई 2 और कोस c माइनस डी बाई 2। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं तो आपके पास माइनस तो बाहर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर कर रही हूँ सोल्व तो माइनस बाहर चल रहा है, यहाँ पर बनेगा 2 कोस c प्लस डी। जब c प्लस डी करेंगे तो हमारे पास 60 बनेगा अपॉन में 2 करेंगे तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। फिर हमारे पास होता है कोस c माइनस डी। तो जब हम c माइनस डी करेंगे तो हमारे पास 24 बनेगा अपॉन में 2 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 12 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस 2 इंटू में कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और कोस 12 डिग्री हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास फाइनल वैल्यू जो बचेगी वो √3 कोस 12 डिग्री बचेगा। क्लियर है? तो ये जो है वो आपका ऑप्शन बी यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूले यूज करने थे। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं वो सारी आपको आनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से लिया गया है। तो देखिए हमें यहाँ पर दे रखा है साइन अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा प्लस में 1 प्लस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं। तो साइन थीटा इंटू में 1 प्लस में कोस थीटा मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया।
ठीक है। अब यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और यहाँ पर 1 प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर बचेगा। क्लियर है। इनटू में आपके पास चल रहा है ये, तो ये आपके पास इस तरीके से आप लिख सकते हो, टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और इसको आप लिख सकते हो कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इसको जब आप होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो आपके पास यहाँ पर बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab यानी कि 2 कोस थीटा अपॉन में आपके पास यहाँ पर चल रहा है साइन थीटा 1 प्लस में कोस थीटा। और यहाँ पर देखिए ये जो आपके पास मल्टीप्लाई में जो टर्म चल रही है यहाँ पर भी आप साइन थीटा और कोस थीटा को एलसीएम लोगे तो आपके पास ये बनेगा साइन थीटा कोस थीटा, एलसीएम लिया 1 अपॉन में चल रही है सारी टर्म, तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आपका 1 ही होता है तो ये आपका 1 बन जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होगा, पहले से 1 है तो 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। अब 2 को हमने यहाँ से कॉमन लिया तो 2 कॉमन लिया, हमारे पास बना 1 प्लस में कोस थीटा अपॉन में हमारे पास है साइन 1 प्लस में कोस थीटा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये जो 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा पलट के ऊपर जाएगा तो ये आपका साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। क्लियर है। 1 प्लस में कोस थीटा से कैंसिल हो गया ये, और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पर थीटा आएगा, तो ये आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया 2 कोस थीटा। क्लियर है। तो ये आपके पास फोर्थ ऑप्शन जो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको आइडेंटिटी यूज करनी थी, तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन करने होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक जो है यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो वो पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।